हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो क्लास 12th की एनसीईआरटी जो कि नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना, वही हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो यूनिट 6 में है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के काफ़ी पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम इस समय पेज नंबर 7 पे हैं, पेज नंबर 7 पे है, जिसमें स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले पढ़े थे मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जो किंगडम फंजाई और एल्गी के जो मेंबर होते हैं वो एक स्पेशल प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि जो एग्जाम्पल आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाते हुए बताया था कि क्लैमाइडोमोनास यह एक एल्गी है जिसमें जू स्पोर पाए जाते हैं। और वह जू स्पोर कैसा होता है स्टूडेंट, ये हमने बताया था कि क्लैमाइडोमोनास में पाए जाने वाला जू स्पोर है वो थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होता है। और देखो एनसीईआरटी में लिखा भी है कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब कि थिन वॉल्ड मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ये हमने जू स्पोर क्लैमाइडोमोनास में देखा था। जबकि उसके बाद स्टूडेंट हमने अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव को बताया था। स्ट्रक्चर आर कोनिडिया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, जबकि बर्ड हाइड्रा में देखने को मिलता है। और जेम्यूल फॉर्मेशन हमें स्पंज में देखने को मिलता है। स्पंज फॉर्म्ड इन जेम्यूल, जो कि एक इंटरनल बर्ड कहलाता है, उसी को हम जेम्यूल कहते हैं। और स्पंज जो है वो पोरीफेरा फाइलम को हम स्पंज ही कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हम लोग देखे थे और ये बताए थे आपको कि जो हाइड्रा में जो बर्ड होता है वो एक्सटर्नल बर्ड होता है, जबकि जेम्यूल इंटरनल बर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, उसके नीचे देखिए लिखा है कि यू हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट डू यू से so is the term one applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction? मतलब इसके आगे का जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वो पूरा हम 11th क्लास के मार्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में पढ़े हैं ना हम आप? हाँ, आप लोग अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट में 11th और 12th क्या स्टूडेंट, नीट में जो है 11th और 12th एक ही है। मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर जो मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी पूरा हमारे 11th के एनसीईआरटी में दिया गया है। मार्फोलॉजी एनाटॉमी, मतलब मार्फोलॉजी का मीन्स आप जानती ही हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जबकि एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो ये सब हम 11th की क्लास में पढ़ चुके हैं। और 11th में आप एक बार 11th की बुक उठा के एनसीईआरटी को देख लीजिएगा मार्फोलॉजी वाला। उसके बाद जो नहीं, यदि अभी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को इन सीक्वेंस में देख रहे हैं तो टेंशन न लें, हम इसमें भी जो है जो 11th क्लास का पार्ट आएगा उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए प्लीज़ डोंट वरी, आप टेंशन मत लें। आगे हम देखते हैं कि इन प्लांट देखते हैं दिया है कि इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is frequently used in plant, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules। मतलब समझिए स्टूडेंट, कह रहा है कि इन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अर्थात प्लांट को ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। कोई एनिमल को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, फंजाई को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन होता है स्टूडेंट वो प्लांट ही होते हैं। प्लांट को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। जबकि
देखिए ऊपर की लाइन क्या कर रहा है, व्हाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल यूज्ड, जो एनिमल हैं और अदर ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम एसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे, जबकि प्लांट को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। प्लांट को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली। यही कहा है कि इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। प्लांट में इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, केवल प्लांट के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, ना तो एनिमल के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, ना तो किसी फंजाई के लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी ने साफ तौर पर कहा है कि इन प्लांट केवल प्लांट में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं इन प्लांट में वो किस प्रकार हैं देख रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, कैसे हैं, रनर हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये सभी हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखने को मिलेंगे प्लांट में, जिसे हम मार्फोलॉजी इन प्लांट हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स का मतलब क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि प्रोपोगेशन में जो हेल्प करता है, अर्थात प्रोपोगेशन की जो हिंदी होती है वर्धन, प्रोपोगेशन की जो हिंदी होती है वर्धन, जो वर्धन में हेल्प करता है, जो वर्धन में सहायक होता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। अर्थात प्रोपोगेशन का जो हेल्प करता है, प्रोपोगेशन में जो हेल्प करता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। और वो हमें देखने को मिलेगा रनर में, राइजोम में, सकर में, ट्यूबर में, ऑफसेट में और बल्ब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलता है। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। तो दो बड़े कॉमन इम्पॉर्टेंट टर्म है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम इन प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल सकते हैं। और जो प्रोपोगेशन वर्धन में हेल्प करता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि हमें राइजोम कहाँ देखने को मिलता है, हमें ट्यूबर कहाँ देखने को मिलता है, हमें ऑफसेट देखने को कहाँ मिलता है और हमें बल्ब देखने को कहाँ मिलता है। ये हमें एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया गया है। और स्ट्रक्चर मैं बता दूँ फिगर नंबर 1.4, फिगर नंबर 1.4 आप एनसीईआरटी उठा लीजिए और हमारे साथ जो है स्ट्रक्चर को समझते रहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी का, मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए ये दिया है, ये दिया है और ए और ए। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में स्ट्रक्चर देख के पूछ लिया है, किसमें राइजोम है, किसमें ट्यूबर है। तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ये पोटैटो स्टूडेंट, ये पोटैटो है, पोटैटो का स्ट्रक्चर आलू का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें आई दिखाई दे रही है, ये आई दिखाई दे रही है। और ए आई कुछ और नहीं स्टूडेंट बल्कि ए आई होते हैं बर्ड, ए आई बर्ड होते हैं। आई एक बर्ड है जो कि कहाँ से जुड़ा है, तो ये जो आई जहाँ से निकलता है, ये आई जहाँ से जुड़ा है स्टूडेंट, इसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड, इसे हम नोड कहते हैं। देखिए आप लोग को स्पष्ट दिखना चाहिए, थोड़ा सा साफ आपको क्लियर होना चाहिए। ये नोड से आई निकलता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमें जर्मिनेटिंग आई बर्ड देखने को मिलती है, जहाँ से जर्मिनेटिंग होता है, जहाँ से यहीं से जो है आलू के यहीं से जो है अगले प्लांट
का बड निकलता है। आई जो आलू में आई दिखाई दे, आँख की तरह संरचना दिखाई देती है, उसे हम बड कहते हैं। और बड नोड से जुड़ा होता है। और पोटैटो जो है स्टूडेंट, ये देखिए, और हम पोटैटो देख लेते हैं। तो पोटैटो जो है, देखिए, पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, अर्थात पोटैटो एक तना है, एक रूपांतरित तना होता है, जो कि कहाँ से निकलता है? बड से निकलता है, नोड से निकलता है। उसी को हम कहते हैं स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। तो पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि रूट है स्टूडेंट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पोटैटो एक स्टेम है, तना होता है, रूट नहीं होता। क्योंकि जो है स्टूडेंट, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? नोड से हो रही है। और जो आई की तरह स्ट्रक्चर दिखती है, उसी को हम बड कहते हैं। तो बड से निकल रहा है इसका प्लांट, तो एक तना है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ना कि रूट है। और मार्फोलॉजिकली रूप से इसका हम स्ट्रक्चर देखें, आकारिक रूप से इसका स्ट्रक्चर देखें, तो आकारिक रूप से जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो होता है फूला हुआ। अब फूले हुए पार्ट को हम ट्यूबर कहते हैं। फूले हुए पार्ट को हम ट्यूबर कहते हैं। तो आकारिक जो संरचना दिख रही है, आकारिक जो इसकी मार्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर है, वो फूला हुआ दिख रहा है, और यह ट्यूबर कहलाता है। अर्थात ट्यूबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है स्टूडेंट? पोटैटो है। और पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। कैसे? आप जानते हैं कि इम्ब्रियो का वह भाग जो रेडिकल से निकले, एम्ब्रियो का वह भाग जो रेडिकल से निकलता है स्टूडेंट, उसे हम रूट कहते हैं। आर से रेडिकल, आर से रूट, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो इम्ब्रियो का वह भाग जो रेडिकल से निकले, उसे हम रूट कहते हैं। और जो प्लूम्यूल से निकले, उसे हम शूट कहते हैं। जो प्लूम्यूल से निकले, उसे हम शूट कहते हैं। तो जो स्टूडेंट नोड होता है, नोड स्टेम में पाए जाते हैं। स्टेम के दोनों एंड पर नोड होता है, और दोनों एंड के बीच की कड़ी को हम इंटरनोड कहते हैं। तो नोड से जो निकले वो मॉडिफाइड स्टेम है, तना है। जबकि जो रेडिकल से निकलेगा, एम्ब्रियो के रेडिकल से जो निकलेगा, एम्ब्रियो का वह भाग जो रेडिकल से निकले, उसे हम रूट कहेंगे। तो आई उपस्थित है, किसमें प्रेजेंट है? ट्यूबर मतलब पोटैटो में। और आई एक बड है, आई एक बड है जो कि नोड से निकल रहा है। और नोड किसका पार्ट है? स्टेम का पार्ट है। तो पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये राइजोम है। इसको क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम का स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? ट्यूबर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, बल्ब, और ये सब पढ़ना है। तो इनमें जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो ये जो है जिंजर, अदरक है, अदरक एक राइजोम का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट? इसमें एडवेंटियस रूट दिख रहा है आपको, जो कि बड से निकल रहा है। और इसमें भी बड है, देखिए बड है। अब ये जो हैं, इसमें नोड पाए जाते हैं। ठीक है, नोड से ही बड निकलता है, नोड से ही बड का फॉर्मेशन हो रहा है, बड निकल रहा है। और जो है एडवेंटियस रूट पाया जाता है इसमें। हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो राइजोम है, राइजोम अदरक, और एक हम बात करें कोलेकेसिया का, अरुई भी जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। ये सब अरुई, अदरक, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन अरुई जो होती है स्टूडेंट, कॉर्म, उसे हम कहते हैं कॉर्म। अरुई को हम कॉर्म कहते हैं। और यह अंडरग्राउंड स्टेम ये भी होती है, लेकिन ये वर्टिकल होती है। अर्थात स्टूडेंट ये ऐसे सीधे निकली होती है, वर्टिकल
वर्टिकल हॉरिजेंटल जानते हैं ना आप, ये वर्टिकल है, सीधे निकली हुई है, जबकि अदरक जो होता है राइजोम का एग्जाम्पल है और ये हॉरिजेंटल होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर है, अदरक, जो कि हॉरिजेंटल होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें हमें एडवेंटियस रूट देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें कॉर्म, अरुई भी आप नाम सुने होंगे हिंदी अरुई, उसे हम कॉर्म कहते हैं, और वह भी अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन वर्टिकल होती है। ठीक है स्टूडेंट, दो स्ट्रक्चर हमको समझ में आया, पोटैटो का और जिंजर का। फिर हम बात करते हैं जो हमें ये दिख रही है स्टूडेंट, ये होता है अगेव, जिसमें बल्बिल बल्ब दिखने को मिलता है हमको, अगेव जिसमें हमें बल्बिल और यह जो है जहाँ से निकलता है इसे हम मॉडिफाइड बड कहते हैं। इसका निर्माण बड से होता है, मॉडिफाइड बड, इसे हम मॉडिफाइड बड भी कहते हैं, अर्थात इसका निर्माण बड से होता है। और अगेव बल्बिल एक क्या है स्टूडेंट, बल्बिल एक क्या है, वो बड है जिससे इस प्लांट का निर्माण होता है, इसलिए इसे मॉडिफाइड बड कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हमको ये दिख रहा है पत्तेदार संरचना, जो हमें पत्तेदार संरचना दिख रही है, ये हैं स्टूडेंट ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, और ब्रायोफिलम में एडवेंटियस बड दिखेंगे आपको। ये जो डी है, ये संरचना जो दिख रही है आपको, ये एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम है, और ब्रायोफिलम में स्टूडेंट जो है, ब्रायोफिलम में देखिए आपको एडवेंटियस बड दिख रहे हैं, एडवेंटियस बड जो कि इसके किनारे पर लगे होते हैं, इसके किनारे पर लगे होते हैं, पत्ते के तो देखिए ब्रायोफिलम के किनारे पर लगे होते हैं एडवेंटियस बड। और यही जो बड होता है वो एक पूरे प्लांट के निर्माण कर देता है, अर्थात एडवेंटियस बड जो इसके किनारे पर लगा होता है, ए वाला पोर्शन स्टूडेंट, ये एक नए प्लांट का निर्माण यहीं से होता है, इसीलिए इसे टोटीपोटेंसी भी बोला जाता है। और टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, इसलिए टोटीपोटेंसी एक नया टर्म आया। टोटीपोटेंसी क्या है, तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक सेल जो पूरे प्लांट को बना दे, बॉडी का एक सेल जो पूरे प्लांट को बनाने में जिम्मेदार हो, जो पूरे प्लांट को बना सके, वही टोटीपोटेंसी कहलाता है। बॉडी का एक सेल जो पूरे क्या बना दे, पूरे प्लांट को बनाने में तत्पर हो, पूरे प्लांट का फॉर्मेशन इसी बड से हो जाए, उसे टोटीपोटेंसी बड कहते हैं। और ये ब्रायोफिलम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चौथा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया आपको, चौथा स्ट्रक्चर, कि चौथा स्ट्रक्चर किसका है, ब्रायोफिलम का है। और ब्रायोफिलम के किनारे पर जो लगा होता है लास्ट वाला स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवेंटियस बड कहते हैं, और वही टोटीपोटेंसी होता है। और जो लास्ट में बड लगा होता है, इसी की सहायता से हम जो है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अर्थात टोटीपोटेंसी बड का मतलब कि पूरे बॉडी का वह सेल जो एक नए प्लांट को बनाने में सहायक हो, अर्थात एक नए प्लांट को बनाने के लिए तत्पर हो। ठीक है, चौथा स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको दिख रहा है, ये हमें देखने को मिलता है वाटर हाइसिंथ जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी में देखने को मिलता है। और जलकुंभी में ऑफसेट देखने को मिलता है, देखिए ऑफसेट। और वो ऑफसेट जो होता है स्टूडेंट, इसका ऑफसेट को जब आप तोड़ेंगे, इसी के टूटने से नए प्लांट का निर्माण होता है। ऑफसेट जो जैसे ही ऑफसेट देख रहे हैं ना, ये ऑफसेट जैसे ही ब्रेक होगी, और जो ये ब्रेक हुई एक नया प्लांट बना, इसलिए इसके ऑफसेट के टूटने से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने
ट्यूबर, राइजोम, ट्यूबर जो कि पोटैटो में देखा, राइजोम जिंजर में देखा, और बल्बिल, बल्ब हमने अगेओ में देखा जो कि मॉडिफाइड वर्ड है। टोटीपोटेंसी हमने ब्रायोफिलम में देखा, टोटीपोटेंसी हमने ब्रायोफिलम में देखा कि इसका जो लास्ट किनारे वाला बड होता है पूरे प्लांट को बनाने के लिए तत्पर होता है। उसके बाद हमने देखा वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी में ऑफसेट पाया जाता है, और ऑफसेट जैसे ही ब्रेक होगा, इसी ऑफसेट के ब्रेक होने के कारण एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल, जिसको हम लोगों ने देखा अच्छे से, और एक एक स्ट्रक्चर को समझें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि कई बार ये स्ट्रक्चर देख के पूछ लिया जाता है कि कौन से किसके एग्जाम्पल है, कौन ट्यूबर का एग्जाम्पल है, कहाँ किसमें एडवेंटियस बर्ड देखने को मिलेगा। तो जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है कि मॉडिफाइड रूट है। बल्बिल क्या है, तो बल्बिल मॉडिफाइड बर्ड है, जबकि पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि एम्ब्रियो के रेडिकल से नहीं निकलता, बल्कि ये स्टेम में पाए जाने वाले नोड, दो एंड पे जो नोड लगे होते हैं, नोड से इनका फॉर्मेशन होता है। और हमने देखा भी कि नोड्स पे आई लगे हैं, नोड पर आई लगे हैं। उसके बाद राइजोम का एग्जांपल हमने जिंजर में देखा, और बल्बिल का एग्जांपल, बल्बिल हमें अगेओ में दिखाई दिया जो कि मॉडिफाइड बर्ड है। ब्रायोफिलम हमें दिखाई दिया इसमें, जिसमें टोटीपोटेंसी होता है। उसके बाद वाटर हाइसिंथ हमें ऑफसेट में दिखाई दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो आगे एनसीईआरटी कह रही है, देखिए हम देखते हैं एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। देखिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुए हैं, इसमें भी दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, अर्थात इसमें भी एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। और द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल, और इसी से यह प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। हमने शुरू में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक मोटे तौर पर जो है डिफरेंस देखा था, अंतर को देखा था। तो उसमें हम बताए थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इसमें दो पेरेंट कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, अर्थात यह प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। फिर कह रहा है इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू द डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, एग्जांपल हाइड्रा। दिस इज आल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमें हाइड्रा में, जिसकी बॉडी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसिंग होती है। ठीक है, आगे स्टूडेंट हम देखते हैं कि वाटर हाइसिंथ को ए टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, ऐसा क्या हुआ वाटर हाइसिंथ में, ऐसी क्या नेचर है कि जो है वो बंगाल का घातक बना, इसलिए से टेरर ऑफ बंगाल का आतंक बना, इसलिए से हम टेरर ऑफ बंगाल बोले। देखिए दिया है द टेरर ऑफ बंगाल, द टेरर ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक वाटर हाइसिंथ में हमें कैसे देखने को मिला। देखिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसमें क्या ऐसी नेचर था इसका, क्या ऐसा कि ये जो है इतना ज़्यादा तालाबों में, झीलों में इतना ज़्यादा फैल गया कि इसे जितना ही निकालने का प्रयास करते थे उतना ही बढ़ता चला जाता था, जिससे काफ़ी जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो डेड होने लगे। ऐसा कई प्रकार का जो है कमियां दिखाई दी। तो स्टूडेंट इसको हम आगे के लेक्चर में देखते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है वाटर हाइसिंथ को, ये लार्ज एंड डीपली समझते हैं और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेन करेंगे हम, और आपको एकदम अच्छा लगेगा और एक एक लाइन आपको क्लियर होगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क गेन कर पाएँ और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएँ।
ठीक है स्टूडेंट, लगे रहिए, इन सीक्वेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे तभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझ में आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी को बीच से नहीं पढ़ा जा सकता। एनसीईआरटी को शुरू से देखेंगे तब एनसीईआरटी के बीच की लाइन आप समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बातें करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।